खुले सच के साथ बात तो अब हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ कनाडा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौसर। नाजरीन, मैं इस वक्त आवाम के लिए और हमारे लोगों के लिए हम बहुत से प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। रियलिटी बेस भी हैं, मसाइल के ऊपर भी हैं, परेशानियों के ऊपर है, ब्यूटी के ऊपर भी है। लेकिन देखा जाए तो ये जो हमारी स्क्रीन है, बाज़ औक़ात ये वो नहीं दिखाती जो असल हकीकत होती है। ज़िंदगी इससे बहुत मुख्तलिफ है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं, ये सच है। ज़िंदगी वाकई फूलों की सेज नहीं। नाज़रीन, हर इंसान को मौत का जायका चखना है। जो दुनिया में आया है उसको वापस भी जाना है, मगर कुदरती मौत जो होती है उस पर शायद थोड़ा सा सब्र आ जाता है कि ये तो बीमार था, वक्त आ गया चला गया, एज हो गई चला गया। मगर अचानक जो कोई सानिया गुजर जाता है किसी के साथ, किसी फैमिली के साथ, उस पर सब्र नहीं आता। बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम लाऊंगी जिसमें मैं हादसा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम ही है बात तो अब होगी, मगर बेस करता है ये हादसे के ऊपर। हादसा क्या है? हादसा पता है किसको कहते हैं? हादसा होके गुजर जाता है और अपने पीछे जो तबाही छोड़ जाता है वो शायद हम लफ्ज़ों में भी बयान ना कर सकें। हमारे लिए खुद उस पर बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रीएनैक्टमेंट करना बहुत आसान होता है। किरदार होते हैं, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, प्ले कर दिया, ग्लिसरीन लगा लिए, रो लिए, हो गया। लेकिन नाजरीन, मेरे देखने वाले तमाम लोग, जो रियल जिन लोगों पे गुजरती है वो शायद दिखाना बहुत मुश्किल होता है। वो लोग खुद भी नहीं फेस कर सकते। हमारा प्यारा भाई, माँ का बहुत प्यारा बेटा, अपने दोस्तों का बहुत प्यारा दोस्त, जिसने हमेशा टारगेट किलिंग के ऊपर, स्ट्रीट क्राइम के ऊपर बोला है, शहीद अतहर मतीन। अतहर भाई आज तक हमारे साथ हैं, हम उनको याद करते, हम नहीं भूले। और उनकी फैमिली से जब मैं मिली थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये मैं कैसे प्रोग्राम करूंगी और क्या होगा, क्योंकि ये कोई प्री प्लान प्रोग्राम नहीं है, ये बिल्कुल रियल प्रोग्राम है। बट जब मिलने के बाद मुझे समझ आई कि नहीं, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, पता चलना चाहिए कि फैमिलीज पे क्या गुजरती है और किन की वजह से गुजरती है, ये चीज़ों को सामने आना चाहिए। जिस सुबह अतहर मतीन घर से निकला एज़ यूजुअल अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने, दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेटियां, बीवी को तो पता ही नहीं था, वो तो नाश्ता बना रही थी। 5 मिनट की ड्राइव थी। वो घर से निकले, बच्चों को छोड़ा और वापस आते थे, बीवी के साथ बैठते थे और नाश्ता करते थे। उस दिन जब अतहर मतीन निकला तो वो दूसरों की मौत के लिए नहीं, वो दूसरों की ज़िंदगी के लिए लड़ गया और अपनी ज़िंदगी हार गया। अतहर मतीन घर से निकला, रोड पे होता हुआ एक हादसा देखा और कुछ नहीं सोचा कि मेरे पीछे कौन है, क्या है, बच्चे हैं, बीवी है, माँ है। उसको सिर्फ क्या नजर आया, किसी के साथ ज्यादती हो रही है और मुझे इसको बचाना है। उसने हिट किया उन कार सवारों को जो कि वारदात कर रहे थे। जिसके साथ वारदात कर रहे थे वो तो बच गया, बट किसी की मौत अतहर भाई पे आ गई और पलट के उन्होंने डायरेक्ट उनके सीने पे फायर किया और वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। मैं आपसे आज मुलाकात करवाऊंगी आपके प्यारे भाई शहीद अतहर मतीन की बीवी समिया से, जो कि मेरे साथ मिलकर इस प्रोग्राम में बात करके आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हैं, क्योंकि आप लोग उनको भूल गए। हम अतहर भाई को भूलते जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि उनकी बीवी बच्चे क्या सह रहे हैं।
तो आइए मैं आपसे मुलाकात करवाती हूँ शहीद अतहर मतीन की वाइफ समिया से। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ भाभी। और आज मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो मैं बहुत याद कर रही हूँ अपने उस भाई को। ठीक है, उनको हम उस वक्त भी हम ऐसा लगा था हमारा कोई अपना चला गया। ठीक है, ये खबर नहीं थी, ये सिर्फ आपके लिए खबर नहीं थी, ये हम सब के लिए खबर थी। क्योंकि पहली बार ऐसा, शायद मेरे नज़र में तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अतहर भाई की खबर सुनाते सुनाते न्यूज़ एंकर तक रोई है लाइव। उसको कोई परवाह नहीं थी वो स्क्रीन पे कैसी आ रही है, क्योंकि वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ बताएंगी कि ये सानिया, ये हादसा जब हुआ उसके बाद आप पे क्या गुजरी? हाँ बिल्कुल ठीक, आपने ये वाली बात कही है कि हादसा तो उस वक्त हो जाता है, अपने पीछे जो तबाही छोड़ के जाता है वो असल कहानी है, वो है असल तकलीफ़। और अफसोस की बात यह है कि एक के बाद एक लोग मरते जा रहे हैं इस शहर में। कोई भी फ़ायदा नहीं है कि हम किसी से इंसाफ की कोई तवक्को रख सकें या कोई हम ये सोच सकें कि कुछ बेहतरी आएगी। तो वो उसके लिए मतलब मेरे ख़्याल से कराची वाले तो ख़ास तौर पे बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं। और मेरा अपना यही हाल है कि जब से मैं कोर्ट में स्टेटमेंट के लिए गई और मैंने उसको देखा जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी तब्दील कर दी। मुजरिम पकड़ा गया है भाभी? हाँ, मुजरिम इस वक्त अदालत के कस्टडी में है, मतलब जेल में है, लेकिन अभी तक उस पर फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं हो सका। कितना अरसा हो रहा है? 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। 1.5 साल में आपको क्या इंसाफ मिला? बता रही हूँ ना आपको कि बार बार अतहर के भाई और हम लोग जाते हैं मगर कोई अभी तक उस पर फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकी है। और बल्कि उसके जो लॉयर्स हैं वो हमसे ऐसे बात करते हैं कि जैसे हम मुजरिम हैं। ये बात मुझे ज़रूर पहुंचानी है कि मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं और उनका जो अंदाज़ होता है हम पे दबाव डालने का वो ऐसा होता है कि जैसे वो मुजरिम नहीं है बल्कि हम मुजरिम हैं। हम लोग इतनी तकलीफ़ में यहाँ से गए कि हम उस शख्स को देखने जा रहे हैं जिसने हमारी पूरी ज़िंदगियाँ तबाह कर दी, हमें पूरा बदल के रख दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल हमारी रियून कर दी लाइफ। और हम इतने परेशानी में उसका देख रहे हैं और वो बहुत अच्छे से फ्रेश, मतलब मुझे तो लग रहा था कि उसे जेल में फैसिलिटेट किया जा रहा है। और अच्छा। हाँ, और अगर वो आके बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से खड़ा हुआ था, आंखों में आंखें डाल के, उसे कोई फिक्र नहीं थी। और उसका जो लॉयर था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो हमसे ऐसे सवाल करके उलझा रहा था कि और हमें झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा था। मतलब मैं सिस्टम को नहीं समझ पा रही कि ये क्या सिस्टम है, ये किस तरह की कोर्ट्स हैं, क्या हो रहा है। सब कुछ आपके सामने है, उसके बाद आप एक के बाद आप 15 दिन बाद बुला लेते हैं, कभी 20 दिन बाद बुला लेते हैं। हर बार जो है वो इंसान अपना काम काज छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के, जैसे कि तारिक मतीन अतहर के जो बड़े भाई हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो उनकी तरफ से केस चल रहा है और मैं उनके साथ हूँ। हमारे बड़े जो भाई हैं इफ्तिखार मतीन वो हमें फुल सपोर्ट दे रहे हैं, तो हम लोग सब साथ हैं। तो हम लोग अपने अपने काम छोड़ के वहाँ पहुँचते हैं। और केस उसी जगह पे मौजूद है जहां आज से 1.5 साल पहले मौजूद था। बिल्कुल 1 इंच भी नहीं हिला है वहाँ से। उल्टा मतलब मैं तो ये उसका जो लॉयर है अशरफ का, जो मुजरिम है, उसका जो लॉयर है उसके तेवर देख के इतना परेशान हो गई कि कई दिन तक तो मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि उसने मुझे ऐसे हैरेसमेंट वाले अंदाज में कहा, आप इस घर में रहती थी, इसका क्या सबूत है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। वो डायरेक्ट आपसे कैसे बात कर सकता है? नाज़रीन, मुजरिम हो के डायरेक्ट हिरास करना उस बंदी को जिसका उसका जो अशरफ लॉयर आपसे इस तरह बात कर रहा है। ओके। फिर और भी मतलब उसके ऐसे स्टाइल थे कि जैसे उसे पूरा यकीन है कि मतलब वो तो बेगुनाह, या ये समझ लें कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वाला जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वैसे एक बात कहूँ आपसे समिया भाभी कि वाकई ये बात सच है, हमारे मुल्क में पुलिस का और इन मुजरिमों का और इनकी सरपरस्ती करने वालों का वाकई शायद ऐसा लगता है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा ही है। देखिए एक और चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये कोई आसान बात नहीं है, बल्कि अब मैं अर्निंग हूँ,
ठीक है तारिक भाई भी, अब हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज खर्च करके हर बार वहाँ पहुँचते हैं, हर बार वहाँ पहुँचते हैं। अगर एक गरीब आदमी है जो नहीं कर पाएगा, वो तो रुल गया, वो तो रुल जाएगा, या वो किस तरह वहाँ पहुँचता होगा हर दफ़ा। और हर बार जो है वो ये कह देते हैं कि 15 दिन बाद आ जाइएगा, 20 दिन बाद आपकी नेक्स्ट मंथ में है, 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, और टाइम गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। फीलिंग तो बहुत बुरी थी, क़यामत आ चुकी थी हम सबके लिए और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। मैं फ़ौरी फ़्लाइट लेकर आई भी उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए, और अपने किसी प्यारे को ऐसे देखना और जनाजे की हालत में बहुत तकलीफ़ दी, और जिस तरह से उनकी मौत हुई वो सब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे था। हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बल्कि अभी तक नहीं कर पा रहे। अभी तक हम इसी ट्रॉमा में हैं कि ये हुआ क्या। असली मसला जो है ना वो सिर्फ अदालत का है कि अदालतों में जब केस आ जाता है तो हमें मेंटली हम तैयार होते हैं कि जी अब ये प्रोलॉन्ग करेगा, चलता रहेगा और हमें नहीं मिलेगा। और यकीन जाने कि जब मेरे हस्बैंड जाते हैं और मैं उनसे जब आके पूछती हूँ कि अब क्या हुआ, तो जी 1.5 साल में अब केस स्टार्ट हुआ है। कभी जाते हैं तो जज नहीं होता, कभी जाते हैं तो वकील नहीं होता, और बता दिया जाता है यहाँ से। हमारे पास तो हम ठीक है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, हम वहाँ पहुँचते हैं। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते और वो वहाँ पहुँचते हैं और पता चलता है जी आज छुट्टी पे हैं, जज साहिबा जो है वो 10 दिन की छुट्टी पे हैं। मुसलसल ये 1.5 साल से हो रहा है, और 1.5 साल के बाद अब जाके केस जो है वो शुरू हुआ है, 1.5 साल बाद शुरू हुआ है। और मैं अभी भी आपको यकीन से कह सकती हूँ कि मुझे इन अदालतों से 0% भी इंसाफ की उम्मीद नहीं है। वो जब आता है, उसको हम जब देखते हैं जेल से, जब वो आता है मुलजिम जो है, वो जो कातिल है, उसकी शेव बनी हुई होती है, वो इतने अच्छे हुलिये में होता है कि हमारे हुलिये उसके सामने ख़राब होते हैं। तो ये कौन से जेलें और कौन सी अदालतें हैं। कुछ दिनों पहले का ये वाक़या था जब एक मदर के सामने जो है वो उसके बेटे को, तो अतर ने इस पर वीडियो भी की थी। तो बैक स्टेज जब हम बात कर रहे थे मैं और अतर इसके बारे में, तो अतर मुझसे कहने लगे कि कौन सा ऐसा बेटा होगा या कौन सा ऐसा शख्स होगा जो एक खातून के साथ इस तरह से हाथ खींच रहा है एक मुजरिम, तो वो बर्दाश्त करेगा। मतलब वो यही बात हो रही थी कि वो तो बेटा था, वो कैसे बर्दाश्त करता, कोई और भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और शायद यही फीलिंग उस वक्त अतर को आई होगी कि किसी के साथ जो भी स्नैचिंग हो रही थी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि मतलब हथियार तो ज़ाहिर है आम आदमी के पास नहीं होता, वो क्या कर सकता है। उसके पास एक गाड़ी थी, वो भी एक सेकेंड हैंड गाड़ी, वो भी एक कोई बहुत अच्छी कंडीशन की नहीं थी। उन्होंने उसी से उसे हिट किया और वो स्टक हो गई बीच में, और पलट के उन लोगों ने स्ट्रेट फायर किया। उनकी आप कॉन्फिडेंस का लेवल इतना हाई है, इतने ही उनके अंदर वो है कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, अगर कोई हमारा हाथ रोकने की कोशिश करेगा हम ऑन स्पॉट उसको वहीं ख़त्म कर देंगे। तो ये लेवल जो कॉन्फिडेंस का है मुजरिमों का, वो और हाई से हाई ही होता जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े केसेस हो गए थे कि मामले पर तो समा ने क्या और तमाम टीवी चैनल्स ने ही बहुत आवाज़ उठाई, और उस वक्त भी बहुत ज़्यादा डिमांड की कि पकड़ें, रोकें इस सिलसिले को, लेकिन वो सिलसिला 1 इंच भी नहीं रुका है, 1 मिनट भी नहीं रुका है। मतलब वो 2 दफ़ा मेरे पास विजिट करने एम्स्टर्डम भी आए, और ये मेरे माशाल्लाह 5 भाई हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं ने की ये कोशिश कि मैं उसके घर भी जाऊँ, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। हमने वहाँ बचपन में जैसे साइकिलें चलाया करते थे, ऐसे एम्स्टर्डम में साइकिलें चलाई। मुझे वो मोमेंट बहुत मिस करती हूँ, मैं अपने भाई के साथ गुजारा हुआ, और मैं इमेजिन नहीं कर सकती उसके बाद। हमारी अदालतों ने हमें इतना फ्रस्ट्रेटेड कर दिया है, और जिस दीन से हम ताल्लुक़ रखते हैं उसी दीन को मद्देनज़र रखते हुए मैं कह रही हूँ, क्योंकि हमें जुल्म सहने वाला ज़्यादा मुजरिम होता है कि हम सही चले जा रहे हैं, हम उसी सिस्टम का पार्ट बने चले जा रहे हैं, चक्की घूमे जा रही है, सर्कल घूमे जा रहा है, और नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। डिमांड करूंगी कि मतलब क्यों, एक तो ये कि इंसाफ को इतना मुश्किल बना दिया है, बहुत ज़्यादा कि बार बार मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ इस चीज़ को कि मैं अपनी जॉब छोड़ के, तारिक भाई अपनी जॉब छोड़ के,
इफ्तिखार भाई अपनी जॉब छोड़ के नहीं भाभी, वहाँ पाकिस्तान है, पहुँचते- हमारा यही काम रह गया है। हमारा यही काम है कि हम अपनी जो लगी बंदी रोजी रोटी है ना, वो छोड़ छाड़ के हम अदालतों के धक्के खाएं। हाँ। और जो ये मुजरिम है, मैं तो समझती हूँ ये मुजरिम नहीं है। मैं आज इस प्रोग्राम के जरिए ये बात करना चाहूँगी, मुझे तो ऐसा लगता है ये फुल फ्लैश ट्रेंड कोई ग्रोह है, कोई ग्रुप है, जिसको खासकर कराची में इसलिए छोड़ा गया है कि यहाँ की आवाम की ऐसी तैसी कर दी जाए। वरना इतना धड़ल्ला नहीं हो सकता कि रोडों पे गन लेके घूम रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा और अतहर का ताल्लुक़ तकरीबन 15-16 साल से था और फैमिली टर्म भी थी हमारे, और हम दोस्त नहीं, भाई था वो मेरा। मैं ये अगर कहूँ कि अतहर जैसा आज कोई और हो ही नहीं सकता। वो हमारे जो काम है इसमें टेंशन सिचुएशन होती है, प्रेशर होता है, लेकिन अतहर कभी गुस्से में नहीं आया। 3 इदारों में हमने साथ काम किया और ऑफिस वर्क के अलावा भी हमारा उठना बैठना बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती थी। लेकिन अतहर जैसा उनको अच्छा, मतलब वो अपनी जूनियर्स के लिए आइडियल थे, वो हमेशा रहनुमाई करते थे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बावजूद इसके कि सख्त प्रेशर सिचुएशन में काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दूसरों की रहनुमाई करते थे, कभी गुस्से में नहीं देखा। इसके अलावा एक और कमाल, बहुत ज़्यादा सोशल भी थे अतहर के। ये तकरीबन उनकी शहादत को 1.5 साल से ज़्यादा हुए, लेकिन वो हमारी सबको एक लड़ी में परोते थे। अब उसके बाद कोई हमारी गैदरिंग ही नहीं हुई दोस्तों की, ये आप देखिए, जबकि वो हर ईद, बकर ईद, कोई भी मौका था सबको इकट्ठे करते थे। तो मैं तो सिंपली ये कहूँगा कि कमाल का आदमी था। और जो भाई ने किया वो अच्छा एक्ट था बहुत। इस तरह हमें सबको वैसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब मेरे हस्बैंड वापस आते हैं ना, और मैं उनका लिटरली, और वो मुझसे चेहरा नजरें देखती चुराते हैं, मुझसे नजरें चुराते हैं कि मैं उनसे ये सवाल करूंगी कि जी क्या हुआ, और वो इधर उधर देख रहे होते हैं, जी कुछ नहीं हुआ। 1.5 साल बाद आज उन्होंने बताया कि जी केस शुरू हो चुका है। मैं तो मतलब उस वक्त भी मुझसे लोगों ने कहा कि आप कुछ कहें, डिमांड करें, कुछ डिमांड करें, लेकिन मुझे उस वक्त भी पता था कि रेगुलर जिस तरह से अतहर प्रोग्राम कर रहे थे या जिस तरह से चीज़ें हो रही थी, मुसलसल, मतलब कोई उसमें 1 इंच भी फ़र्क नहीं पड़ा है, एक छोटा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा है कि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने वाकई में आपके मुताबिक के लोगों को छोड़ा हुआ है कि कराची को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दो, यहाँ के लोगों को मारो गन्स लेके। यही सब कुछ चल रहा है। मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैं मतलब डिमांड करना ही ऐसा समझती हूँ कि अल्फाज ज़ाया हो जाएंगे, अल्फाज ज़ाया करने वाली बात है डिमांड करके। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सम्या कि आपने इस तकलीफ दे ज़िंदगी की जो अब तकलीफ से गुजर रही हैं उसमें आपने वक्त निकाला, और आपने चलें किसी भी वजह से हम पे ट्रस्ट किया, हमारे चैनल पे ट्रस्ट किया कि शायद मेरे साथ प्रोग्राम करने के बाद कहीं से एक उम्मीद की किरण होगी, और मैं समझती हूँ बिल्कुल होगी, क्योंकि अतहर भाई इतने तो हल्के नहीं थे कि उनको लोग भूल जाएंगे। और आज मैं समझती हूँ ये प्रोग्राम जब दोबारा से चलेगा और अतहर भाई के दोस्त देखेंगे और उनको पता चलेगा, मैं आला हुक्काम की तरफ तो बाद में आऊँगी, पहले तो मैं समझती हूँ अतहर भाई के दोस्त जब ये वीडियो देखेंगे उनको पता चलेगा कि उनके दोस्त की बीवी किस मुश्किल में है, तो वो लाजमी आपको इंसाफ दिलाने में कुछ ना कुछ तो मदद करेंगे। और आखिर में कह देती हूँ, फॉर्मेलिटी है कि मेरी आला हुक्काम से ये गुजारिश है कि अगर इस प्रोग्राम को देखने के बाद इनके मुजरिमों को सज़ा तक अगर वो ले जाते हैं, इट्स मीन अभी भी कहीं पे इंसाफ ज़िंदा है। इस दुआ के साथ कि खुदा के वास्ते कराची में अमन की ज़रूरत है। कब तक कराची खामोश रहेगा, अब तो बोलेगा। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान कौसर को, अल्लाह निगहबान।